साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे वेव्स या तरंगों के बारे में। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और उन प्रकारों में किस किस प्रकार का बेसिक डिफरेंस होता है और प्रत्येक प्रकार की तरंगों के क्या क्या उदाहरण और क्या क्या अनुप्रयोग हैं, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं तरंगों के प्रकार। तो मोटे तौर पर तरंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार की तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार की जो तरंगे हैं उन्हें अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आइए समझते हैं दोनों तरंगों में किस प्रकार का बेसिक अंतर होता है। बेसिक अंतर की यदि हम बात करें, मूलभूत अंतर की यदि हम बात करें, तो हम पाएंगे कि यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो जिनके संचरण के लिए यानी जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि अयांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको अपने संचरण के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मूलभूत डिफरेंस है यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंगों में। आइए विस्तार से बात करते हैं यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंगों के बारे में। पहले देखते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में। यांत्रिक तरंग, जैसा मैंने आपको बताया, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। यानी कि ये तरंगें केवल तब आगे बढ़ेंगी जब इनको कोई माध्यम उपलब्ध होगा। ये माध्यम चाहे तो ठोस हो, चाहे तो गैस हो, चाहे तो द्रव हो। ठीक है। अब इनके प्रकारों की यदि हम बात करें तो आगे वापस से यांत्रिक तरंगों को दो प्रकार की तरंगों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ प्रकार की यांत्रिक तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, जबकि कुछ प्रकार की यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब समझते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों में अंतर। देखिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच में हम अंतर समझें तो इसमें हमें तरंग संचरण और माध्यम के कणों की गति जो होती है उसके मध्य जो संबंध है उसको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या करती है, गति करती है, तो उस माध्यम के जो कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, गति करते हैं। यदि माध्यम के कणों की गति भी तरंग संचरण की गति की दिशा में होती है तो उस प्रकार की तरंगों को क्या कह देते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कह देते हैं। जबकि यदि माध्यम के कणों का जो संचरण हो वो तरंग संचरण की गति की दिशा के लंबवत हो, यानी तरंग इस दिशा में जा रही है और माध्यम के कण जिसमें से ये तरंग गुजर रही है उसका मूवमेंट या तो इस तरफ या इस तरफ हो रहा है, अर्थात तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहा है, तो उस प्रकार की तरंगों को क्या कह देते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। तो वापस से अंतर समझते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी तरंगे, ऐसी तरंगे जिनमें तरंग संचरण की दिशा और जिस माध्यम में ये तरंगे संचरित हो रही हैं वो क्या हो, समान हो। जिस दिशा में तरंग जा रही हो उसी दिशा में माध्यम के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे में जिस दिशा में तरंग जा रही है उसके लंबवत माध्यम के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस किसके मध्य, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के मध्य। यदि उदाहरण की हम बात करें तो हम पाएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रमुख उदाहरण है ध्वनि तरंग, जिसमें तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कणों का भी क्या होता है, गति होता है। और ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में आगे गति करती हैं, आगे बढ़ती हैं। अब देखिए यहाँ कुछ आपको लाइंस क्या दिख रही हैं, पास पास में दिखाई जब दे रही हैं तो उसको तो क्या कह दिया, संपीड़न, और जहां लाइनें आपको यहां दूर दूर दिखाई दे रही हैं उसको क्या बोल दिया, विरलन। इसी प्रकार एकांतर रूप में संपीड़न विरलन, पहले संपीड़न आएगा फिर विरलन, उसके बाद संपीड़न फिर विरलन, इस प्रकार से ये तरंगे माध्यम में आगे बढ़ती हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों की यदि हम बात करें तो अनुप्रस्थ प्रकार की जो तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, माध्यम में सरंग और गर्त के रूप में गति करती हैं। अब ये सरंग और गर्त क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया जब ये इस प्रकार से तरंग आगे बढ़ती है अनुप्रस्थ तो माध्यम के कण इसके क्या करते हैं, लंबवत गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। तो लंबवत गति करते हुए जब अपने अधिकतम विस्थापन पर आ जाते हैं, अधिकतम विस्थापन पर जब आ जाते हैं उस विस्थापन को ऊपर की तरफ तो क्या बोल देते हैं, सरंग,
और नीचे की तरफ क्या बोल देते हैं, गर्त। तो इस प्रकार क्रमागत स्रंग और गर्तों के रूप में क्या करती है, तरंग गति करती है। तरंग क्या करती है, गति करती है। और इन दो स्रंग और गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, स्रंग और गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये एक स्रंग और ये दूसरा स्रंग, ये एक गर्त और ये दूसरा गर्त, तो दो क्रमागत स्रंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग का क्या बोल दिया जाता है, तरंग दैर्ध्य बोल दिया जाता है। किसके संदर्भ में, अनुप्रस्थ तरंगों के संदर्भ में। और यदि अनुदैर्ध्य तरंगों के विषय में हम बात करें तो दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी को क्या बोल दिया जाता है, तरंग दैर्ध्य बोल दिया जाता है। तो ये बात हुई यांत्रिक तरंगों की। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की तरंगे जिसे हमने नाम दिया था अयांत्रिक तरंगे, या फिर इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। यांत्रिक तरंगे हमने देखा था उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जबकि अयांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम से होकर भी गुजर सकती हैं, और माध्यम उपलब्ध ना हो तो भी ये क्या कर सकती हैं, निर्वात में भी ये गति कर सकती हैं। तो यांत्रिक तरंगे तो केवल माध्यम में गति करती हैं, जबकि अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम में भी गति करती हैं और निर्वात में भी गति करती हैं। और जब अयांत्रिक तरंगे किसी माध्यम में गति करती हैं तो उस माध्यम के जो कण हैं वो इस तरंग संचरण की दिशा के क्या करते हैं, लंबवत क्या करते हैं, कंपन करते हैं या गति करते हैं। और जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, गति करते हैं, किसके कण, माध्यम के कण, तो उस प्रकार की तरंगों को क्या कह देते हैं हम, क्या कह दिया था हमने, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। तो हम कह सकते हैं यांत्रिक जो तरंगे होती हैं, यांत्रिक जो तरंगे होती हैं उसको हमने देखा था कि वो अनुप्रस्थ प्रकार की भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य प्रकार की भी हो सकती हैं, जबकि जो अयांत्रिक तरंगे हैं वो अनिवार्य रूप से किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की ही होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें माध्यम के कणों की जो गति होती है वो तरंग संचरण के सदैव लंबवत होती है, और यहाँ लंबवत भी हो सकती है और इसके समानांतर भी हो सकती है, तरंग संचरण की दिशा में भी हो सकती है। तो ये मुख्य अंतर यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंगों में हमने देखा। अयांत्रिक तरंगों की प्रकृति को हमने समझ लिया कि ये सदैव किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तीसरा बिंदु, यदि हम अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में देखें तो ये उदासीन होती है, अर्थात किसी प्रकार का चार्ज इन पे नहीं होता, ना तो धनावेश होता है ना ही इन पे ऋणावेश होता है। ये क्या होती है, उदासीन होती है, ना धनावेशित ना ऋणावेशित। और जब ये गमन करती हैं तो इनके वेग को यदि देखा जाए तो ये प्रकाश के वेग से क्या करती हैं, गमन करती हैं। चाहे माध्यम में गमन करें चाहे निर्वात में गमन करें, ये कैसे गमन करती हैं, प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। यही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी क्या होता है, वेग कहलाता है। और ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं इनमें ऊर्जा भी होती है और संवेग भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई तरंग क्या करती है, गति करती है, तो वो एक कण की भांति भी कार्य करती है। तरंग क्या करती है, कण की भांति भी कार्य करती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोगली ने इसे क्या बोला था, क्या बोला था, द्वि प्रकार का बिहेव करती है, दोहरे प्रकार का बिहेव करती है। दोहरे प्रकार का बिहेव मतलब जब प्रकाश की तरंग गतिशील होती है तो वो तरंग के रूप में तो व्यवहार करती है, साथ में कण के रूप में भी व्यवहार करती है। इसे ही दोहरी प्रकृति बोला था, किसकी, तरंग की। किसके द्वारा, द ब्रोगली के द्वारा। अब ये दोहरी प्रकृति के कारण चूंकि ये कणों की तरह भी व्यवहार करती है, तो कण जब गतिशील होता है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और जब द्रव्यमान गतिशील होता है तो सदैव उसके साथ में जुड़ी हुई ऊर्जा भी होती है, क्योंकि कोई भी द्रव्यमान जब गतिशील होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जुड़ी हुई होगी। और वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। m क्या होता है, कण का द्रव्यमान, v क्या होता है, कण का वेग। इसी प्रकार उसका संवेग भी होगा, जिसे mv कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से दर्शाया जाता है। तो हमने देखा वेग कितना होता है, प्रकाश के वेग जितना, 3 × 10⁸। और चूंकि ये गतिशील होती है तो कण की भांति व्यवहार करती हैं, तो इसमें ऊर्जा भी होती है और इसमें संवेग भी होता है।
और ये जो तरंगे होती हैं इस ऊर्जा और संवेग युक्त छोटे छोटे फोटोन के रूप में क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। यानी तरंगे किसकी बनी हुई होती हैं, अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन से मिलकर बनी होती हैं, जिनका अपना ऊर्जा और संवेग होता है। बात करें इनकी तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य क्या होता है हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या दो क्रमागत विरलन या संपीड़नों के बीच की दूरी को हमने क्या बोला था, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य परास की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनकी एक परास होती है, और वो परास क्या होती है, 10 की घात -14 मीटर की श्रेणी से लेके 10 की घात 4 मीटर तक की श्रेणी की तरंगे, इतनी तरंग दैर्ध्य परास वाली तरंगे इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। आवर्ती की यदि हम बात करें तो आवर्ती की परास जो होती है वो होती है 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 20 हर्ट्ज। तो हम देखते हैं आवर्ती जो होती है इनकी अधिक होती है, जबकि इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। सबसे पहली बार जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति था मैक्सवेल, और मैक्सवेल द्वारा देखा गया कि जब कोई भी क्या करता है, आवेश क्या करता है, दोलित होता है, यानी आवेश क्या करता है, कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उस के द्वारा क्या किया जा सकता है, अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जब आगे बढ़ती हैं तो उस विद्युत चुंबकीय तरंगों में दो आयाम होते हैं, एक आयाम इसके नाम में स्पष्ट है, एक आयाम विद्युत और एक चुंबकीय। यानी एक होता है विद्युत क्षेत्र जो कि इस तरफ हमें दिखाई दे रहा है, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत। जैसे इस प्रकार से हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अंगूठा इस उंगली के लंबवत, ये इनमें से ये इसको हम मान ले तरंग संचरण की दिशा, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग संचरण तीनों की दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। ये बात करी हमने अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। अब आइए बात करते हैं इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस किस प्रकार की तरंगे सम्मिलित होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 7 प्रकार की तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहली गामा तरंगे, गामा किरणें, फिर एक्स रेज, फिर पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज, फिर उसके बाद में दृश्य तरंगे, फिर उसके बाद में अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगे, फिर उसके बाद में लघु या रेडियो तरंगे जिन्हें हर्ट्जियन तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद दीर्घ तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। आइए एक एक करके सभी की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करेंगे गामा तरंगों की। तो गामा तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी, बैकेरेल ने की थी। इनके तरंग दैर्ध्य की परास को यदि हम देखें तो वो होती है 10 की घात -14 से लेके 10 की घात -10 तक, और इसकी आवर्ती की परास को देखें तो ये होती है 10 की घात 18 से लेके 10 की घात 20। इसी प्रकार एक्स तरंगों की जो खोज की थी वो रोंजन ने की थी। तरंग दैर्ध्य परास 10 की घात -10 से लेके 10 की घात -8, और आवर्ती परास 10 की घात 16 से लेके 10 की घात 18। इसी प्रकार यूवी रेज खोज रिटर के द्वारा, तरंग दैर्ध्य परास 10 की घात -8 से लेके 10 की घात -7, जबकि आवर्ती परास 10 की घात 14 से लेके 10 की घात 16। इसी प्रकार दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन के द्वारा, तरंग दैर्ध्य परास क्या होती है, 3.9 इंटू 10 की घात -7 से लेके 7.8 इंटू 10 की घात -7। अब देखिए इसको एक अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है, 3.9 इंटू 10 की घात -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.9 गुणा 10 की घात -7, ऊपर मैं वापस से 10 की घात -2 से ही गुणा कर दूं, और नीचे 10 की घात -2 का ही 10 की घात -2 का ही क्या कर दूं, भाग लगा दूं। 10 की घात -2 का भाग लगाएंगे तो ऊपर आके ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 3.9 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -7 इंटू 10 की घात -2, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, -9। तो किस रूप में लिख सकते हैं, 3.9 इंटू 100 इंटू 10 की घात -9। अब ये 3.9 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, 3900। तो और 10 की घात -9 का मतलब होता है नैनोमीटर। तो इनकी तरंग दैर्ध्य परास को 3900 नैनोमीटर से 7800 नैनोमीटर भी कुछ किताबों में लिखा गया है, तो वो भी क्या है, सही है। लेकिन हम देख रहे हैं किस रूप में, मीटर के रूप में, तो वो होगी 10 की घात 3.9 इंटू 10 की घात -7 मीटर। यदि इसको नैनोमीटर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 3900 मीटर से लेके 7800 मीटर। यदि इसकी आवर्ती परास की बात करें तो वो है 10 की घात 12 से लेके 10 की घात 14।
अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड तरंगे खोज किसके द्वारा की गई? हर्शेल के द्वारा। तरंग दैर्ध्य परास है 7.8 इंटू 10 की घात -7 से 10 की घात -3 और आवर्ती परास 10 की घात 10 से लेके 10 की घात 12। इसी प्रकार लघु रेडियो तरंगे जिन्हें हर्ट्जियन तरंगे भी कहा जाता है, हर्ट्ज के द्वारा इनकी खोज की गई थी। तरंग दैर्ध्य परास होता है 10 की घात -3 मीटर से लेके 1 मीटर तक और आवर्ती परास होता है 10 की घात 8 मीटर से लेके 10 की घात 10 मीटर तक। इसी प्रकार दीर्घ रेडियो जो तरंगे होती हैं उनकी खोज की थी मार्कोनी ने। तरंग दैर्ध्य परास 1 मीटर से लेके 10 की घात 4 मीटर और आवर्ती परास 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 6 मीटर। अब इस पूरी सारणी का यदि आप सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे तो एक चीज आपके सामने निकल कर आती है कि जैसे जैसे हम गामा तरंगों से किसकी ओर बढ़ते जाते हैं? रेडियो तरंगों की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हम देखेंगे कि तरंग दैर्ध्य तो होता जा रहा है क्या? कम। तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा जिसे तरंग दैर्ध्य के नाम से दर्शाया जाता है वो तो होता जा रहा है कम। और आवर्ती की यदि हम बात करें तो वो आवर्ती तो होती जा रही है कम और तरंग दैर्ध्य क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तरंग दैर्ध्य लैम्बडा तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम तो लैम्बडा तो बढ़ रहा है, तरंग दैर्ध्य तो बढ़ रहा है और आवर्ती होती जा रही है कम। यहाँ देखिए 10 की घात 20 फिर 18 फिर 16 14 इस तरह से आवर्ती तो होती जाती है कम और तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक आवर्ती जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में होती है वो किसकी होती है? गामा तरंगों की। और सबसे कम आवर्ती विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत दीर्घ रेडियो तरंगों की। सबसे कम आवर्ती तो किसकी? दीर्घ रेडियो तरंगों की। और सबसे कम आवर्ती सबसे अधिक आवर्ती गामा तरंगों की और सबसे कम आवर्ती रेडियो तरंगों की। इसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य को हम देखें तो हम पाएंगे कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी है? रेडियो तरंगों की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? गामा किरणों की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। तो इस प्रकार के विशेष तथ्य हमें इस सारणी को सूक्ष्म रूप से देखने को मिलते हैं। और इन तरंगों के अलावा कुछ अन्य तरंगों का भी नाम अक्सर हम क्या करते हैं? पढ़ने को हमें मिलती है, हम सुनते हैं। वो तरंगे हैं कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कैथोड, कैनाल, अल्फा और बीटा जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती। ये विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उनमें से कैथोड, कैनाल या अल्फा, बीटा नाम दे दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे नहीं है। एक और तथ्य जो इंपॉर्टेंट है इन तरंगों के मामले में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मामले में, वो ये है कि ये दो तरंगे एक्स और गामा जो तरंगे हैं ये आयनीकारक तरंगे हैं या आयोनाइजिंग वेव्स या आयोनाइजिंग रेडिएशन इन्हें बोलते हैं। जबकि ये तरंगे क्या है? नॉन आयोनाइजिंग है। अर्थात गामा और एक्स जो तरंगे हैं वो क्या कर सकती हैं? किसी भी अणु को आयनीकृत कर सकती हैं, उसके टुकड़े कर सकती हैं, जबकि ये वाली तरंगे नहीं करेंगी। ये तो था एक संक्षिप्त परिचय विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अब आइए देखते हैं इनमें से प्रत्येक तरंग दैनिक जीवन में किस प्रकार से उनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं गामा तरंगों की। गामा तरंगों की यदि हम बात करें तो गामा तरंगों का जो विशेषता हम देखें तो इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक होने का तात्पर्य क्या है कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम को भेद कर क्या कर सकती हैं? जा सकती हैं। दीवार को भेद कर भी क्या कर सकती हैं? ये जा सकती हैं। इसलिए रेडियोधर्मी और नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं उनमें इनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरी है एक्स तरंगे। एक्स तरंगों का जो प्रमुख उपयोग किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। शरीर के आंतरिक चित्र प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि एक्सरे करवाया जाता है, उसमें इसी प्रकार की एक्स तरंगे उपयोग में ली जाती हैं क्योंकि इनकी भेदन क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। इसीलिए इनको चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या अल्ट्रा वायोलेट रेज। अल्ट्रा वायोलेट जो रेज होती हैं उनका पहला काम है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न करना। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जब हम किसी मॉल में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं अपने आप एक दरवाजा जो होता है कांच का वो खुल जाता है किसी आदमी के आते ही। वो किसके कारण होता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण वो होता है। तो इस प्रकार के कार्यों में पराबैंगनी किरणों का उपयोग लिया जाता है। साथ ही साथ
किसी माध्यम में सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, उनको नष्ट करने के ये काम आती है। लेजिक जो चिकित्सा प्रणाली होती है नेत्र चिकित्सा में, उसके अंतर्गत भी अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट दृश्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत, और ये दृश्य तरंगे ही वो तरंगे हैं जिनके कारण सभी वस्तुएं हमारी आंखों को दिखाई देती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, दृश्य तरंगे। नेक्स्ट आती है अवरक्त तरंगे, इन्हें इंफ्रारेड तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, और इनका प्रमुख प्रयोग फोटोग्राफी, कृत्रिम कोहरा उत्पन्न करने या चिकित्सा क्षेत्र में, रिमोट में, जो रिमोट जिससे टीवी चलता है उसमें कौन सी अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वाईफाई जो हमारे मोबाइल में हम यूज करते हैं, वो वाईफाई भी कौन सी तरंगों के कारण होता है, अवरक्त तरंगे जो होती हैं, एक उपकरण से दूसरे माध्यम को, उपकरण को इन अवरक्त तरंगों के माध्यम से ही संदेश मिलता है। इसी प्रकार रिमोट सेंसिंग और फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट हैं, उसमें भी इसी प्रकार की तरंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रकार की तरंगे, देखिए आपको ये कृत्रिम जो ये उपयोग है दैनिक जीवन के, ये अवश्य याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं इसी प्रकार से बनेंगे। जैसे अवरक्त तरंगों के बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, फोटोग्राफी, कृत्रिम कोहरा उत्पन्न करना, चिकित्सा क्षेत्र, रिमोट में, वाईफाई में, रिमोट सेंसिंग में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सभी में कौन से प्रकार की तरंगे, अवरक्त तरंगे काम में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियो तरंगों के बारे में। रेडियो जो तरंगे होती हैं, उन रेडियो तरंगों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है संचार क्षेत्र में, अर्थात हम मोबाइल पे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे उपयोग बात कैसे कर पाते हैं, क्योंकि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जो सिग्नल पहुंचाया जाता है वो किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, वो माध्यम होता है रेडियो तरंगों का। इसलिए टेलीविजन, मोबाइल पे बात करना, ये सभी किसके कारण संभव हो पाता है, रेडियो तरंगों के कारण ही संभव हो पाता है। और मोबाइल की बातचीत में जिस प्रकार की रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें UHF कहते हैं या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगे कहती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी आवृत्ति जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये थी कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं माइक्रोवेव वेव्स, या इन्हें सूक्ष्म तरंगे भी कहा जाता है। ये एक्चुअल में रेडियो तरंगों का ही क्या होती है, एक रूप होती है। ऐसी रेडियो तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्य क्या हो, बिल्कुल कम हो, वो क्या कहलाती हैं, माइक्रोवेव कहलाती हैं या सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं। और दैनिक जीवन में इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है माइक्रोवेव के रूप में। किचन में जिस माइक्रोवेव का हम प्रयोग करते हैं वो इन्हीं सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव पर क्या होता है, आधारित होता है। और इनकी यदि उत्पत्ति की हम बात करें तो हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति विशेष प्रकार की निर्वात जो नलियां होती हैं, जिनमें क्लाइट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड होता है, उनसे ये उत्पन्न की जाती हैं। तो इसका मतलब जो माइक्रोवेव हम यूज करते हैं हमारी किचन में, उसमें इस प्रकार का एक विशेष उपकरण इसके अंतर्गत लगा रहता है, जिसमें निर्वात नली होती है, और उस निर्वात नली में माइक्रोवेव तरंगों को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। बात करें इसके उपयोग की, तो न केवल किचन में माइक्रोवेव में इसका उपयोग किया जाता है, अपितु जो रडार सिस्टम होता है, रडार सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, दूर से आ रही किसी वस्तु का पता लगा लिया जाता है तरंगों के माध्यम से। तो उस रडार सिस्टम में, स्पीड गन में और माइक्रोवेव ओवन जो घरों में उपयोग होता है, उसमें इन सभी का क्या किया जाता है, इन रेडियो तरंगों का, जो कि क्या होती है, माइक्रोवेव कहलाती है, उनका प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार की एक युक्ति या मशीन जिसकी हमने बात की वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके संबंध में जो प्रश्न है वो RAS 2018 की जो मुख्य परीक्षा थी, उस मुख्य परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न जो है इस पे पूछा गया था। तो आइए देखते हैं माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोवेव ओवन की यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसके द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, 2.45 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव्स को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अब माइक्रोवेव उत्पन्न हो गई, ये माइक्रोवेव किस प्रकार से भोजन को गर्म कर देती है। माइक्रोवेव का काम क्या होता है, भोजन को गर्म करना। अब भोजन को गर्म करने के लिए किसी प्रकार की ज्वाला का ये प्रयोग नहीं करता, तो भोजन कैसे गर्म होता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव वेव्स का। कौन सी माइक्रोवेव वेव्स का, 2.45 की जो माइक्रोवेव वेव्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, 2.45 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव्स का। कैसे भोजन गर्म होता है, तो सबसे पहले क्या होती है, ये माइक्रोवेव जो कि सूक्ष्म तरंगे जो कि उत्पन्न होती हैं माइक्रोवेव के द्वारा, ये भोजन के जो कण होते हैं, उन भोजन के कणों के जब संपर्क में आती हैं
तो इन भोजन के कणों में जो वाटर या पानी का अणु उपस्थित होता है, उस पानी के अणु को क्या कर देती हैं, घूर्णन करवा देती हैं। क्या कर देती हैं, घूर्णन। यानी पानी का जो अणु उपस्थित होता है इन भोज्य पदार्थों में, वो इन माइक्रोवेव से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करने लग जाता है, घूर्णन करने लग जाता है, अपने अक्ष पर क्या करने लग जाता है, घूर्णन करने लग जाता है। और इस घूर्णन के कारण क्या होती है, होती है, इस घूर्णन के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को ये अपने आसपास के कणों में वितरित कर देता है। यानी भोजन में जो पानी का अणु है वो ऊर्जा माइक्रोवेव तरंगों से अवशोषित करके अपने आसपास के कणों को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, और इस प्रकार वो ऊर्जा संपूर्ण भोज्य पदार्थ में क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। और उस ऊर्जा के कारण ही भोज्य पदार्थ जो है, जो खाने का पदार्थ, जो खाने की वस्तु हमने माइक्रोवेव में रखी है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब माइक्रोवेव का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भोज्य पदार्थ को उस थाली या उस बर्तन में रखना चाहिए जो माइक्रोवेव तरंगों को रोके नहीं। यदि हमने धातु के बर्तन का उपयोग कर लिया माइक्रोवेव में भोजन को गर्म करने में, तो ये जो धातु होती है ये इस माइक्रोवेव तरंगों के लिए क्या होती है, अवशोषी होती है। क्या होती है, अवशोषी होती है। तो ये माइक्रोवेव तरंगों का धातु का बर्तन क्या कर देता है, अवशोषण कर लेता है, जिससे सबसे पहली चीज तो माइक्रोवेव तरंगों में जो ऊर्जा होती है वो भोज्य पदार्थों को नहीं मिल पाती, नंबर 1। दूसरा, इस अवशोषण के कारण विद्युत का झटका या करंट लगने की संभावना भी हो जाती है, क्योंकि ये धातु का जो बर्तन है ये माइक्रोवेव तरंगों को अवशोषित करके क्या कर देगा, विद्युत चालन कर देगा, जिससे विद्युत का झटका लगने की भी संभावना रहती है। इसलिए माइक्रोवेव ओवन में भोज्य पदार्थों को गर्म करने के लिए चीनी मिट्टी का बर्तन जो है वो उपयोग में लिया जाता है। अब चीनी मिट्टी के उपयोग से फायदा क्या होता है कि ये माइक्रोवेव जो तरंगे हैं उनको अवशोषित नहीं करता, तो सीधी जो ऊर्जा है वो भोज्य पदार्थों तक पहुंचती है। माइक्रोवेव वेव्स हैं वो सीधी भोज्य पदार्थ तक पहुंचती हैं और उन्हें गर्म करने में सहायक होती है। तो ये था माइक्रोवेव का सिद्धांत कि किस प्रकार से माइक्रोवेव में भोजन जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने बात की, जो कि यांत्रिक प्रकार की तरंगे थी। अब हमने पहले प्रकार की तरंगे देखी थी अयांत्रिक तरंगे, और अयांत्रिक तरंगों का एक उदाहरण हमने देखा था ध्वनि तरंगों के रूप में। तो आइए बात करते हैं स्पेसिफिकली ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगों की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, ध्वनि तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है, अर्थात इसको गमन करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होगी। वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई माध्यम उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं करेंगी, यानी ऐसा कक्ष बना दिया जाए जिसमें से हवा को भी बाहर निकाल दिया जाए, तो उस स्थिति में एक व्यक्ति की बोली हुई आवाज दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। ध्वनि तरंगे केवल किस में गति कर पाती है? माध्यम में। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ये यांत्रिक प्रकार की क्या हैं? तरंगे हैं। किस प्रकार की तरंगे हैं? और इनको संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम में ये संचरण हमने देखा था दो प्रकार से कर सकती है, या तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में या अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगों के रूप में। और ध्वनि जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है, अर्थात माध्यम में इनकी संचरण की जो दिशा होती है और माध्यम के कणों के कंपन की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, ना कि लंबवत, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में लंबवत होती है, जबकि ध्वनि तरंगों में वो क्या होगी? माध्यम के कणों की गति की दिशा और तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के समांतर होगी, ना कि लंबवत। बात करें इसकी आवर्ती परास की, तो ध्वनि तरंगों की यदि हम आवर्ती परास को देखें तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। और 1 किलो हर्ट्ज में क्या होती है? 1000 हर्ट्ज होती है। तो हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इस आवर्ती के आधार पर जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की अवश्रव्य, दूसरी श्रव्य और तीसरी पराश्रव्य। पहले हम बात करेंगे श्रव्य तरंगों की, या ऑडिबल तरंगे, अर्थात ऐसी तरंगे, ऐसी ध्वनि तरंगे जिन्हें मानव का कान सुन सकता है, मनुष्य का कान सुन सकता है।
और वो परास कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। इससे कम आवृत्ति की जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक तरंगे कह देते हैं, जबकि इससे ऊपर की आवृत्ति की जितनी भी तरंगे होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे कह दिया जाता है। तो ये था ध्वनि तरंगों का एक संक्षिप्त परिचय और उनके प्रकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों का। हमने विभाजन देखा, दो प्रकार में विभाजन, एक तो श्रव्य तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं, और दो अन्य प्रकार की तरंगे हमने देखी, एक तो अवश्रव्य तरंगे और एक पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे कौन सी? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या हो, नीचे हो, 20 हर्ट्ज से कम हो। इन तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, लेकिन छोटे बच्चे, कुत्ते और गेंडे इन्हें क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इस प्रकार की तरंगे जब भूकंप आता है उससे पूर्व क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और आपने देखा होगा भूकंप की उत्पत्ति से पूर्व ही जो जानवर हैं उनको इस बारे में पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति से पूर्व जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं उन्हें मानव तो नहीं सुन पाता, लेकिन कुत्ते सुन पाते हैं। इसीलिए कुत्ते क्या करते हैं, इधर से उधर भागते हैं भूकंप आने से पूर्व। तो इन कुत्ते इनको सुनकर भूकंप का क्या लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले ही, मनुष्य को आभास होने से पहले ही। इसी प्रकार दूसरे प्रकार की जो तरंगे होती है वो पराश्रव्य तरंगे, इन्हें भी मानव का कर्ण या मानव का कान नहीं सुन सकता। आवृत्ति होती है इनकी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, लेकिन इन तरंगों को भी कुछ जानवर जैसे डॉल्फिन और चमगादड़ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। विशेष रूप से ये पराश्रव्य तरंगे कुछ क्षेत्रों में काम में ली जाती हैं, जैसे कि ईसीजी। ठीक है, ईसीजी जो कि हृदय की एक जांच होती है, हमारे हृदय की गड़बड़ी की एक जांच होती है जिसे ईसीजी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कौन से प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, ध्वनि तरंगों का। और ध्वनि तरंगे भी कौन सी, पराश्रव्य प्रकार की ध्वनि तरंगे। इसी प्रकार सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जिसे कहा जाता है, वहां भी पराश्रव्य प्रकार की ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। धातु में किसी प्रकार की दरार है उसका पता लगाना है तो किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाएगा, पराश्रव्य प्रकार की तरंगों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। पराश्रव्य प्रकार की जब तरंगे देंगे तो कुछ तरंगे जो हैं जहां दरार नहीं है वहां से तो क्या निकल जाएंगी, लौटकर वापस आ जाएंगी, कुछ सीधी निकल जाएंगी। इसके आधार पर दरार का पता लगा दिया जाता है। इसी प्रकार मशीन के कलपुर्जों की सफाई के लिए, जहाज की जो सोनार प्रणाली होती है जिससे दिशा का ज्ञान होता है जहाज को, वहां पर। इसी प्रकार समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए, ठीक है, चिमनियों से जो कालिख जम जाती हैं, जो प्रदूषक इकाइयां होती हैं उनके ऊपर जो चिमनियां लगी होती हैं उन पे कालिख जम जाती है, उसको हटाने के लिए भी इस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। गठिया जो रोग होता है उसके उपचार के लिए और शरीर में ट्यूमर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी इस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध में हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और चमगादड़ जब अपना शिकार ढूंढता है तो उसके लिए क्या करता है, आप देखते हैं कि चमगादड़ रात के समय बोलता हुआ जाता है, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है, बोलता हुआ जब वो जाता है तो वो इसलिए बोलता हुआ जाता है कि उसके द्वारा जो निकाली गई तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगे। और उन तरंगों को जब वो शिकार से टकरा कर लौट के आती हैं तो वो अंदाजा लगा लेता है कि शिकार उससे कितनी दूर है। ठीक है, इन तरंगों की यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो गाल्टन की सीटी या फिर ताप विद्युत प्रभाव के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इनकी जो ऊर्जा होती है और आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, इसलिए इन्हें दूर तक संप्रेषित किया जा सकता है, दूर तक भेजा जा सकता है। और दूर तक भेजा जाने के कारण ही जो जहाज की सोनार प्रणाली है उसमें इस प्रकार की तरंगों का दिशा पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये थी अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अब बात करते हैं, मैंने बताया आपको कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तक आगे बढ़ने के लिए जब गति करती है तो उसको क्या करती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम में जब ये गति करती है, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, कोई भी तरंग जब माध्यम में गति करता है तो उसकी कोई ना कोई चाल या कोई ना कोई वेग अवश्य होता है। इसी प्रकार ध्वनि का भी क्या होता है, वेग होता है। और वो वेग, यदि ध्वनि ठोस माध्यम में गति कर रही हो तो वेग क्या होता है, ध्वनि का सर्वाधिक होता है। द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम, अर्थात ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव माध्यम में होता है और उसके बाद में गैस माध्यम में होता है। बात करें वायु की, वायु क्या है, वायुमंडल भी क्या है, एक गैसीय माध्यम है। उसमें जब ध्वनि चलती है तो उसका जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड।
यानी जब हम बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है वो वायुमंडल में 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करती है, आगे बढ़ती है। अलग अलग पदार्थों में भी क्या होती है ध्वनि की चाल अलग अलग, जैसा मैंने आपको बताया ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोसों की भी यदि तुलना की जाए तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कांच में, उसके बाद लोहे में, उसके बाद समुद्र के जल में, उसके बाद सामान्य जल में। समुद्र का जो जल होता है उसमें लवण उपस्थित होते हैं और लवणों की उपस्थिति के कारण इनका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ क्या होती है, चाल अधिक होती है। सामान्य जल में अपेक्षाकृत कम होती है, फिर उसके बाद पारा और उसके बाद में हाइड्रोजन में चाल क्या होती है, कम होती है। अब ध्वनि की जो चाल होती है उसी से संबंधित एक संख्या है जिसे बोला जाता है मैक संख्या। क्या बोला जाता है, मैक संख्या। मैक संख्या आपको ध्यान रखना है एक अनुपात होती है, किस किस के मध्य अनुपात होता है, एक तो किसी भी माध्यम में किसी पिंड की चाल, किसी भी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है उसका अनुपात ही क्या होता है, मैक संख्या। यानी मान लो कोई ए माध्यम है, इस ए माध्यम में हम एक तो क्या देखेंगे, किसी पिंड की चाल, किसी भी पिंड की चाल, और इसी माध्यम में हम क्या देखेंगे कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। तो वो इस माध्यम के लिए क्या होगी, मैक संख्या क्या हो जाएगी, मैक संख्या हो जाएगी। और इस मैक संख्या के आधार पर ध्वनि को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मैक संख्या किसी माध्यम के लिए मैक संख्या या किसी भी ध्वनि के लिए मैक संख्या 5 से ज्यादा होती है तो उसे हाइपरसोनिक ध्वनि कह देते हैं। इसी प्रकार यदि मैक संख्या 1 से लेके 5 के मध्य होती है तो उसे सुपरसोनिक कह दिया जाता है, और यदि मैक संख्या 1 से कम होती है तो उसे सबसोनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये थी ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल से संबंधित एक विशेष टर्म जिसे हमने मैक संख्या कह के संबोधित किया। अब बात करते हैं ध्वनि की जो चाल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है उसके बारे में। जैसा हमने देखा कि ध्वनि की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ध्वनि की चाल निश्चित रूप से कुछ कारकों पर निर्भर करती है। और वो कारक कौन कौन से हैं, पहला कारक है ध्वनि की चाल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। ज्यादा घनत्व तो ध्वनि की चाल ज्यादा, कम घनत्व तो चाल कम, इसीलिए ठोस का घनत्व ज्यादा होने के कारण चाल अधिक, गैस का घनत्व कम होने के कारण चाल कम। इसी प्रकार माध्यम का जो वेग होता है उस पर भी ध्वनि की चाल निर्भर करती है, और माध्यम की जो आर्द्रता होती है उस पर भी ध्वनि की चाल निर्भर करती है। आइए देखते हैं इन कारकों पर ध्वनि की चाल किस प्रकार से निर्भर करती है। ये जो सभी कारक हमने देखे वो ध्वनि की चाल उन पर समानुपाती रूप से निर्भर करती है, अर्थात यदि माध्यम का घनत्व अधिक होगा, ताप अधिक होगा और आर्द्रता अधिक होगी तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। और यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को क्या करते हैं, बढ़ा दें, किसी माध्यम के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो परिणाम क्या होगा, ध्वनि की चाल भी 0.61 सेकंड 0.61 पर सेकंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से चाल भी बढ़ जाएगी यदि 1 डिग्री तापमान को बढ़ा दिया जाए जिस माध्यम से ध्वनि गति कर रही है उस माध्यम में। अब यदि जिस माध्यम से ध्वनि गति कर रही है उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाए तो नमी यदि माध्यम में होगी तो नमी होने का परिणाम क्या होगा, ध्वनि की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि नमी की उपस्थिति से माध्यम का घनत्व बढ़ जाएगा और घनत्व बढ़ने से चाल बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नमी युक्त जो वायु होती है उसमें ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। यानी बरसात के सीजन में यदि हम बोलेंगे तो हमारी जो ध्वनि की चाल है वो अधिक गति से चलेगी अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के। दाब पर किसी प्रकार से हमने देखा 3 चीजों पर निर्भर करती है, घनत्व, ताप और आर्द्रता, और दाब पर किसी प्रकार की निर्भरता ध्वनि की नहीं है, अर्थात किसी माध्यम में किसी भी प्रकार का दाब हो ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थे ध्वनि की चाल की निर्भरता कुछ विशेष कारकों पर। अब बात करते हैं ध्वनि के कुछ विशेष गुणों के बारे में जिन्हें बोला जाता है प्रबलता, तीव्रता और एक गुण है इसका तारत्व। आइए तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं तीव्रता और प्रबलता के बारे में। बात करें तीव्रता की तो तीव्रता का तात्पर्य है किसी भी स्थान से 1 सेकंड में ध्वनि की कितनी तरंगे निकलती हैं वो क्या होती है, ध्वनि की क्या कहलाती है,
तीव्रता कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में ध्वनि की जितनी तरंगे निकलेंगी किसी माध्यम से वो क्या हो जाएगी, वो ध्वनि की तीव्रता कहलाएगी। और ये ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो एक वस्तुनिष्ठ मापक है, अर्थात इसे हम साफ साफ नाप सकते हैं कि कोई ध्वनि तेज है या कोई ध्वनि क्या है, धीरे है। ध्वनि की तीव्रता की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं बच्चे की जो ध्वनि होती है वो तेज होती है, उसकी तीव्रता अधिक होती है। उसके बाद महिला और उसके बाद में पुरुष, सबसे ज्यादा तीव्रता बच्चे की आवाज की, फिर उसके बाद में पुरुष की, और सबसे कम जो होता है उसके बाद महिला की, और सबसे कम तीव्रता पुरुष की आवाज की होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ध्वनि के स्रोत से समान दूरी पर खड़ा है, यानी मान लो ये ध्वनि का एक स्रोत है, यहाँ पर 1 2 3 व्यक्ति जो हैं वो समान दूरी पर, इससे क्या खड़े हैं, समान दूरी पर यदि खड़े हैं ध्वनि स्रोत से, तो इन सभी के लिए ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। सभी को एक ही प्रकार की ध्वनि जो है वो सुनाई देगी। ध्वनि की तीव्रता की यदि हम मापक की बात करें तो इसका मापक है डेसिबल, डीबी के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर अन्य मात्रक है बेल। बेल जो है वो डेसिमल की अपेक्षा बड़ा मात्रक है, जबकि डेसिबल क्या है, ध्वनि का ही छोटा मात्रक है। तो ध्यान रखना है, डेसिबल तो आपने सुना हुआ होगा, बेल भी क्या है, ध्वनि का ही एक मात्रक है, लेकिन डेसिबल से बड़ा मात्रक है। यदि किसी बिंदु पर हमें ध्वनि की क्या मापनी हो, तीव्रता मापनी हो, तो हम देखते हैं कि वो तीव्रता उससे दूरी बढ़ने के साथ साथ, यानी ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ने के साथ साथ, ये ध्वनि स्रोत है, इससे क्या है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, बी है। तो ए पे ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, और बी पे क्या होगी, कम। अर्थात दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ध्वनि की तीव्रता जो है वो कम होती जाएगी। अर्थात ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साथ ही साथ ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, आयाम पर भी निर्भर करती है, माध्यम के घनत्व और ध्वनि की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। ये थी निर्भरता, और किस प्रकार से निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता उसको हमने देखा। अब बात करते हैं हम ध्वनि की प्रबलता के बारे में। प्रबलता क्या है, ध्वनि का तेज या धीरे सुनाई देने का क्या है, एक गुण है। तो किसी व्यक्ति को एक ही ध्वनि तेज सुनाई दे सकती है, किसी को क्या कर सकती है, कम सुनाई दे सकती है। वो व्यक्ति के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। यानी एक ही तीव्रता की जो ध्वनि है वो किसी व्यक्ति को तो कम सुनाई दे सकती है, किसी व्यक्ति को ज्यादा। ये गुण क्या कहलाता है, प्रबलता। ये व्यक्ति के कानों पर निर्भर करता है, इसका किसी प्रकार से मापन नहीं किया जा सकता, कोई इसका मात्रक भी नहीं होता। ये थी प्रबलता और तीव्रता। अगला गुण है ध्वनि का तारत्व। क्या होता है, तारत्व। और तारत्व एक प्रकार का वो गुण है जिससे कोई ध्वनि हमें मोटी या पतली सुनाई देती है। कई ध्वनियां हमको मोटी सुनाई देती हैं और कोई पतली हमें सुनाई देती हैं। तो आवर्ती और तीव्रता यदि किसी ध्वनि की अधिक होगी तो उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होगा तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा, और तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसका तारत्व अधिक होगा। डायग्राम में आप देख पाएंगे ये तरंगदैर्घ्य, दोनों सरंगों के बीच की दूरी अधिक होगी, अर्थात तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा, और तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसका तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो तरंगदैर्घ्य पे तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर है तारत्व। तो हम कह सकते हैं तारत्व जो होता है समानुपाती, तो क्या होता है, ध्वनि की आवर्ती के होता है, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो तारत्व कम, आवर्ती ज्यादा तो तारत्व भी ज्यादा। ये संबंध हमें तारत्व, आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ध्वनि की गुणता के बारे में कि ध्वनि की गुणता क्या होती है। तो ध्वनि की गुणता ध्वनि का एक ऐसा लक्षण होता है जिसके माध्यम से समान प्रबलता और समान तारत्व की जो ध्वनियां हैं उसमें विभेद किया जा सके। यानी ध्वनि का एक विशेष लक्षण जिसके द्वारा समान प्रकार के तारत्व, समान प्रकार की जो प्रबलता होती है उन ध्वनियों को भी अलग अलग प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, वो क्या कहलाता है, वो लक्षण ध्वनि की गुणता कहलाता है। अब ध्वनि तरंगों के कुछ विशेष प्रकार के अनुप्रयोगों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है ध्वनि बूम। क्या है, ध्वनि बूम। अब ध्वनि बूम क्या होता है, ध्वनि बूम एक ऐसे प्रकार की ध्वनि, ऐसे प्रकार का शोर होता है जो किससे निकले, ऐसे स्रोत से निकले जो ध्वनि की गति से तेज चल रहा है। सबसे पहले तो ऐसे स्रोत से निकले, देखिए ध्वनि
दो तरीके से क्या हो सकती है, निकल सकती है। एक तो ध्वनि निकालने वाला जो स्रोत हो वो स्थिर हो, और दूसरा वो स्रोत क्या हो, गतिशील हो। जैसे कोई बस हॉर्न मारती हुई जा रही है, ठीक है, तो वो गतिशील ध्वनि का स्रोत हो गया। और यदि उस गतिशील ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल से भी तेज हो, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड की जो चाल है उससे तेज गति से यदि कोई ध्वनि का स्रोत गति कर रहा है, तो उससे निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो उच्च ऊर्जा युक्त होती हैं और उन्हें ही ध्वनि बूम कह दिया जाता है। यदि स्थिर स्रोत है तो उससे इस प्रकार की ध्वनि तरंगे निकलती हैं, यदि कोई गतिशील ध्वनि स्रोत है तो उससे इस प्रकार की तरंगे निकलती हैं, और इस प्रकार की तरंगों को ध्वनि बूम कह दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म है इसके संबंध में ध्वनि अनुनाद। क्या है? ध्वनि अनुनाद। ध्वनि अनुनाद का तात्पर्य है कोई कंपन कर रही वस्तु अपने पास रखी दूसरी वस्तु का कंपन बढ़ा दे। तो एक कंपन कर रही वस्तु यदि पास में रखी अन्य वस्तु के संपर्क में आगे उसके कंपन को बढ़ा दे तो उसको क्या कह दिया जाता है? ध्वनि अनुनाद कह दिया जाता है। दैनिक जीवन में हमें यह देखने को कहां मिलता है? जब ढोल बजाया जाता है किसी लकड़ी से तो ढोल पर क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है। तो वो लकड़ी क्या करती है? अपने कंपन स्थानांतरित कर देती है ढोल की सतह को, जिससे ढोल के कंपन भी बढ़ जाते हैं। तो इस गतिविधि को क्या बोला जाता है? ध्वनि का क्या बोला जाता है? अनुनाद। इसी प्रकार एक साथ कई लोग यदि किसी पुल पर गति करते हैं तो वो पुल क्या हो जाता है? एक साथ कई लोगों के पैरों के कंपन से पुल भी क्या करने लग जाता है? पुल में भी कंपन होने लग जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है कि पुल का झूलना या पुल का कंपन करना किसका उदाहरण? अनुनाद का। ढोल बजाने पे ढोल का कंपन करना किसका उदाहरण? अनुनाद का क्या है? उदाहरण है। तो ये था ध्वनि बूम और ध्वनि का अनुनाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी संदर्भ में एक इफेक्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट कब होता है? डॉपलर इफेक्ट तब होता है जब ध्वनि का जो स्रोत होता है, ध्वनि का स्रोत, और ये हो गया श्रोता, यानी जिस व्यक्ति को ये ध्वनि क्या होनी है? सुनाई देनी है, दोनों यदि क्या हो? गतिशील हो। ठीक है, यदि क्या हो? दोनों के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो। अब ये आपेक्षिक गति कैसे हो सकती है? या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, या फिर दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हो? दूर जा रहे हो। यानी दोनों एक दूसरे की अपेक्षा गति कर रहे हो, या तो एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर। तो उससे क्या होता है? स्रोत से जो ध्वनि निकलती है उसकी आवृत्ति श्रोता को वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ध्वनि का ये स्रोत है, यदि ये लड़की इसकी तरफ जाती है तो ध्वनि की जो आवृत्ति है उसे इस प्रकार की सुनाई देती है, और ये क्या करती है? यदि ध्वनि स्रोत से दूर जाती है, आपस में ये दूर चले जाते हैं, मूविंग अवे होते हैं, तो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो उसे अलग प्रकार से सुनाई देती है, और ये अलग प्रकार से सुनाई देना ही क्या कहलाता है? डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ध्वनि से जुड़ा हुआ अगली टर्मिनोलॉजी है इको या प्रतिध्वनि। आइए देखते हैं इको या प्रतिध्वनि। इको या प्रतिध्वनि को सामान्य शब्दों में हम कहें तो इको या प्रतिध्वनि का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को अपनी आवाज गूंजती हुई वापस से सुनाई देना, और इसके लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है ध्वनि तरंगों का किसी सतह से परावर्तित। जैसे यहाँ ये ध्वनि स्रोत है, इससे ध्वनि निकली, यदि यहाँ कोई क्या होगा? कोई परावर्तक सतह होगी ध्वनि को परावर्तन करने वाली, तो वापस लौटकर ये ध्वनि सतह की तरफ, ध्वनि स्रोत की तरफ ये तरंग आ जाती है ध्वनि की। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कह देते हैं? इको कह देते हैं। यानी ध्वनि तरंगों का इको उत्पन्न होने के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन होना आवश्यक है। परावर्तन होने के लिए परावर्तक सतह का होना आवश्यक है, और परावर्तक सतह न्यूनतम से न्यूनतम 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए ध्वनि स्रोत से। यानी ये जो परावर्तक सतह है ये ध्वनि तरंगों से 17.2 मीटर न्यूनतम इतनी दूर तो होनी ही चाहिए, तब ही गूंज या इको या प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी, वापस से व्यक्ति को अपनी आवाज सुनाई देगी। 17.2 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। और कुल ध्वनि तरंग को प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए ध्वनि तरंग को कितना चलना पड़ेगा, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? एक बार तो यहां जाके टकराए 17.2 मीटर, एक बार ये 17.2 मीटर, फिर वापस से ध्वनि स्रोत तक पहुंचे तो कितना हो गया? 17.2 मीटर वापस से। यानी कुल कितना चलना पड़ेगा?
34.4 मीटर इसे चलना पड़ेगा ध्वनि तरंग को, तब जाके ये ध्वनि तरंग क्या करेगी, प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी। न्यूनतम इतना तो इसको चलना ही होगा, तब ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होने होगी। और ये दूरी चलने के लिए न्यूनतम जो समय चाहिए ध्वनि के वेग के हिसाब से वो 0.15 सेकंड चाहिए। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने में जो समय लगेगा वो न्यूनतम कितना लगेगा, 0.15 सेकंड, कम से कम समय तो लगेगा ही। जब बादल गरजते हैं तो हमें दो प्रकार की ध्वनि, एक तो बादल गरजते ही और उसके कुछ समय पश्चात हमें प्रतिध्वनि उसकी सुनाई देती है। तो बादल गरजने पर क्या होता है, हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और प्रतिध्वनि जब सुनाई देती है, गूंज जब सुनाई देती है, तो अवश्य रूप से ध्वनि का परावर्तन हुआ होगा। तो बादल के गरजने में परावर्तन और प्रतिध्वनि दोनों प्रकार की मैकेनिज्म हमें ध्वनि तरंगों के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि के कुछ विशेष अभिलक्षणों की, जिनमें से पहला अभिलक्षण है परावर्तन। जैसा हमने देखा परावर्तन का तात्पर्य क्या है, ध्वनि तरंग जाए, ठीक है, ये स्रोत है, ध्वनि तरंग जाए, किसी सतह से टकराकर क्या हो जाए, वापिस लौट जाए, तो इस पूरी मैकेनिज्म को क्या कह देते हैं, ध्वनि का परावर्तन। दूसरे प्रकार का अभिलक्षण है ध्वनि का विवर्तन। क्या, ध्वनि का विवर्तन। आप देखिए ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, ये देखते हैं। ध्वनि का विवर्तन का तात्पर्य है यहां से ध्वनि निकली, तो देखिए ध्वनि निकलने पे यहां बीच में कोई अवरोध आया, इस अवरोध से मुड़कर ध्वनि जब आगे गति करती है, अवरोध को पार करके नहीं, यहां से ध्वनि तरंग क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ध्वनि तरंगों के मार्ग में यदि कोई अवरोध आ जाता है तो उससे मुड़कर निकलने की जो प्रवृत्ति होती है ध्वनि तरंगों की, उसे क्या कह दिया जाता है, ध्वनि के विवर्तन के नाम से जाना जाता है। अवरोध आने पर मुड़कर निकलना क्या कहलाता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। तीसरा अभिलक्षण है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। अपवर्तन का तात्पर्य है जब ध्वनि तरंग क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो ध्वनि जो तरंग होती है उसकी चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय ध्वनि की चाल का परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। और ध्वनि का जो ये अपवर्तन होता है, ये दिन की अपेक्षा जो होता है, अपवर्तन जो होता है वो रात में अपवर्तन अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि दिन में अधिक होता है। दिन में अधिक क्यों होता है, दिन में अपवर्तन अधिक होने का कारण है, दिन में अपवर्तन अधिक होने का जो कारण है वो वायुमंडल का अधिक डेंस होना रात में, जिससे ध्वनि का अपवर्तन भी क्या होता है, अधिक होता है, जबकि रात में ध्वनि का अपवर्तन कम होता है। और ध्वनि का अपवर्तन कम होने के कारण ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है हमें रात के समय, जबकि दिन के समय हमें ध्वनि कम दूरी तक सुनाई देती है। इसी प्रकार एक अन्य अभिलक्षण है ध्वनि का अनुरणन। और अनुरणन का तात्पर्य क्या होता है, ध्वनि का बार बार क्या होना, परावर्तित होना। और बार बार परावर्तन से ध्वनि किसी विशेष जगह पर क्या होती है, मौजूद रह सकती है। जब ध्वनि बोली गई उससे कुछ समय पश्चात तक भी ध्वनि वहां उपलब्ध रहती है। जैसे इस श्रोता ने ध्वनि बोली तो बार बार क्या होता है, इसका अनुरणन यदि हो जाए तो कुछ समय तक ये जो ध्वनि है वो यहीं उपस्थित रहती है। बोलने के कुछ समय पश्चात भी ध्वनि क्या होती है, उपस्थित रहती है। और ध्वनि अनुरणन से बचाने के लिए विशेष प्रकार की जो छत हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ताकि ध्वनि जो है वो उस जगह उपस्थित ना रहे, बोलने के कुछ समय पश्चात तक भर भी उपस्थित ना रहे। इसके लिए विशेष प्रकार की छत बनाई जाती है जो क्या करती है, ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित होने के कारण ध्वनि बार बार परावर्तित नहीं होती। बार बार परावर्तित नहीं होगी तो ध्वनि का अनुरणन नहीं होगा, और बोलने के कुछ समय पश्चात भी ध्वनि उस जगह उपस्थित नहीं रहेगी। अगला अभिलक्षण है ध्वनि का जो परावर्तन है उसका उपयोग। ध्वनि परावर्तन हमने देखा, अब ध्वनि परावर्तन किस प्रकार से दैनिक जीवन में उसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कुछ कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जो ध्वनि के परावर्तन पर निर्भर करती हैं, तो हम देखेंगे। एक तो मेगाफोन, इसी प्रकार लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई, ये सभी की सभी
किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात इन सभी उपकरणों द्वारा ध्वनि का परावर्तन किया जाता है और इनके लिए इस विशेष प्रकार की आकृति इनकी बनाई जाती है और इस विशेष प्रकार की आकृति के कारण ही इन ध्वनि तरंगों का इनमें क्या होता है? बहुल परावर्तन होता है, यानी एक से अधिक बार क्या होता है? परावर्तन होता है और एक से अधिक बार परावर्तन होने के परिणाम स्वरूप एक विशेष दिशा में ही ध्वनि आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ये इसकी विशेष आकृति है, ध्वनि का बार बार क्या करती है? ये परावर्तन करती है, जिससे इस विशेष दिशा में ही ध्वनि क्या होती है? आगे बढ़ती है। ये किसके कारण संभव हो पाता है? ध्वनि के परावर्तन के कारण संभव हो पाता है। इसी प्रकार एक उपकरण है जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो है स्टेथोस्कोप। अक्सर डॉक्टर्स के गले में आपने देखा होगा, जिसके माध्यम से ये हृदय से निकलने वाली तरंगों को क्या करते हैं? सुनते हैं। और हृदय से आने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं उनका बारंबार परावर्तन जो है उसको ये इस स्टेथोस्कोप के माध्यम से क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं और हृदय से निकलने वाली तरंगों में किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है उसको ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं सिनेमा हॉल जो होता है, उस सिनेमा हॉल की जो छत होती है उनको वक्राकार बनाया जाता है। उनकी आकृति क्या होती है? वक्र के आकार की बनाई जाती है। क्यों? ताकि ध्वनि का अनुरणन रोका जा सके। और अनुरणन किसके कारण होता है? अनुरणन का कारण होता है बारंबार परावर्तन। तो बारंबार परावर्तन जो है इस प्रकार से बारंबार परावर्तन को रोककर ध्वनि को जो पीछे बैठे दर्शक हैं वहां तक पहुंचाने के लिए जो सिनेमा हॉल है उनकी छत का आकार जो होता है वक्राकार होता है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से पीछे बैठे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचने के लिए ध्वनि का अनुरणन रोकना आवश्यक है, बार बार परावर्तन रोकना आवश्यक है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की आकृति सिनेमा हॉल की छतों को दी जाती है, वक्राकार आकृति, कर्व शेप की आकृति जो छत है सिनेमा हॉल की उसको दी जाती है। अब नेक्स्ट जो अभिलक्षण है ध्वनि का वो है ध्वनि का व्यतिकरण। आइए देखते हैं ध्वनि का व्यतिकरण जो होता है वो क्या होता है। ध्वनि के व्यतिकरण का तात्पर्य है ध्वनि की जो समान आवर्ती की तरंगे हैं वो समान आवर्ती की तरंगे यदि एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो वो उनमें निहित ध्वनि ऊर्जा का क्या कर देती है? पुनर्वितरण कर देती है। यानी एक साथ दो तरंगे किसी बिंदु पर ध्वनि की यदि पहुंचती हैं तो वो अपनी ऊर्जाओं का क्या कर लेती हैं? पुनर्वितरण कर लेती हैं। यदि दोनों तरंगे या तीनों तरंगे जो भी ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं वो अपनी जो ऊर्जा है उसका पुनर्वितरण इस प्रकार से करें कि उस ध्वनि की ऊर्जा की तीव्रता क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए। तो उस प्रकार के पुनर्वितरण को तो क्या बोला जाता है? संपोषी व्यतिकरण। और यदि इस प्रकार से अपनी ऊर्जाओं का क्या करे? बंटवारा करे कि ध्वनि की जो परिणामिक ऊर्जा है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे क्या कह देते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत तो ध्वनि की जो तरंगे हैं जो एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है वो अपनी ऊर्जाओं को जोड़ लेती हैं। विनाशी व्यतिकरण में क्या कर देती हैं? एक साथ एक बिंदु पर पहुंचने वाली ध्वनि तरंगे अपनी जो ऊर्जा है उसको परिणामिक रूप से कम कर देती हैं। ये था ध्वनि का व्यतिकरण, संतोषी और विनाशी व्यतिकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक विशेष प्रकार की युक्ति जो ध्वनि तरंगों पर आधारित है, जिसे श्रवण युक्ति के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं कई लोग जिनको कम सुनाई देता है अपने कान में एक विशेष प्रकार की युक्ति लगाए रहते हैं, विशेष प्रकार का उपकरण जो इस प्रकार का दिखाई देता है उस उपकरण को अपने कान में लगाए रखते हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर रूप से ध्वनि सुनाई देती है। जिन व्यक्तियों को सुनने में दिक्कत होती है वो इस प्रकार का उपकरण लगाते हैं और उस उपकरण में मुख्य रूप से एक तो होता है माइक्रोफोन और एक होता है स्पीकर। अब माइक्रोफोन जो क्या करता है? माइक्रोफोन किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली गई ध्वनि को ये माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, माइक्रोफोन में जो श्रवण युक्ति में जो माइक्रोफोन लगा है वो किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई ध्वनि को किस में परिवर्तित कर देगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल किसके पास जाएगा? स्पीकर के पास जाएगा और ये स्पीकर इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस से ध्वनि में परिवर्तित करेगा और वो ध्वनि उस व्यक्ति के कान को सुनाई देती है। ये श्रवण युक्ति है जो कि कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के उपयोग में ली जाती है। ध्वनि तरंगों का यहाँ किस प्रकार से माइक्रोफोन और स्पीकर द्वारा प्रयोग किया गया उसको हमने देखा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की तरंगों को देखा और उन्हीं में से एक तरंग ध्वनि तरंगों के बारे में विशेष रूप से हमने बात की
और किस प्रकार से ध्वनि तरंगों का दैनिक जीवन में हमें उपयोग देखने को मिलता है, कौन सी युक्तियां और कौन कौन से चिकित्सकीय उपकरण ध्वनि तरंगों पर, किस प्रकार की ध्वनि तरंगों पर निर्भर हैं, इन सभी के बारे में हमने आज की क्लास में बात की। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।